अस्सलाम वालेकुम। आज हमने फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 2 लेक्चर नंबर 2 स्टडी करना है, जो कि किससे रेलिवेंट है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम से रेलिवेंट है। जैसे कि हमें पता है कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम, रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है ऐसी शेप जिसमें एंगल 90 डिग्रीज़ के हों। क्या हों? ऐसी शेप जिसमें एंगल 90 डिग्री के हों। कोऑर्डिनेट्स का मतलब है कि पॉइंट्स की लोकेशन हमें इसमें डिफ़ाइन करनी है। ऐसा सिस्टम जिसमें हमने परपेंडिकुलर लाइंस के ज़रिए किसी पॉइंट की लोकेशन को डिफ़ाइन करते हैं। ऐसे सिस्टम को हम रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो रेक्टेंगुलर का मतलब है परपेंडिकुलर। अब हम इसकी अगर डेफिनेशन करें रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम की, अगर डेफिनेशन करने से पहले अगर मैं ड्रा कर दूं इसको तो ज़्यादा बेहतर है, तो आसानी से हमें समझ आ जाएगा। तो कैसे, ज़रा देखिएगा। मैं यहाँ पे एक सिस्टम ड्रा करने लगा हूँ, इधर करके। एक ये लाइन है हमारे पास, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, और एक ये दूसरी लाइन है जो कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है। ठीक है, इस तरह से एक और लाइन होती है जो कि इन दोनों के परपेंडिकुलर होती है, इस तरह आउटवर्ड और इस बोर्ड के अंदर। ठीक है, तो वो लाइन हम यहाँ पे शो नहीं करवा सकते। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस लाइन को इस तरह से शो करवा देते हैं, इस तरह से। तो इसको हम इस लाइन को कह देते हैं कन्वेंशन वाई, इसको एक्स, इसको वाई प्राइम, इसको एक्स प्राइम, इसको z और इसको z प्राइम, या इसको z कह दें, इसको z प्राइम कह दें, एक ही बात है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास क्या है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम बन गया बेटा। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो डेफिनेशन किस तरह से करेंगे, ज़रा देखिएगा कि ये दरअसल एक सेट ऑफ लाइंस हैं। क्या है बेटा? सेट ऑफ लाइंस हैं। सेट ऑफ लाइंस, कौन सी लाइंस हैं इसके अंदर? परपेंडिकुलर लाइंस हैं। कौन सी लाइंस हैं? और परपेंडिकुलर लाइन, इसको हम कहते हैं सेट ऑफ म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस। कितनी लाइंस हैं इसमें? 3। ज़्यादा से ज़्यादा 3 हो सकती हैं। अगर ये वाली लाइन ना भी लगाएं हम, तब भी ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है, इस वाली लाइन से और इस वाली लाइन से। ठीक है बेटा, तो यानी कि पता क्या चला, सेट ऑफ 2 और 3, 2 या 3 का जो मजमुआ है, सेट है। कौन सी 3 लाइंस? म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हों, और वो सिर्फ इस तरह से ना हो कि म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइन, एक ये लाइन है, एक ये लाइन है, और ये वाली जो लाइन है हम इसको इस तरह रिप्रेजेंट कर दें। अब ये दोनों भी परपेंडिकुलर लाइंस हैं, लेकिन ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम नहीं है। इसके लिए कंडीशन है, एक तो सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होने चाहिए, एंड ऑल दीज लाइंस शुड इंटरसेक्ट एट अ सर्टेन पॉइंट। ये एक पॉइंट के ऊपर क्या होने चाहिए, कट भी होने चाहिए, इंटरसेक्ट भी करना चाहिए एक दूसरे को। तब ये जो सिस्टम है हमारे पास, ये क्या कहलाता है, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम कहलाता है। क्या कहलाता है? रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें तो क्या बनेगी, द सेट ऑफ 2 और 3 म्यूचुअली perpendicular lines intersecting at a point is called rectangular coordinate सिस्टम। रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इसमें कुछ लाइंस हैं, कुछ वर्ड्स हैं इंपॉर्टेंट। एक तो ये मजमुआ है, सेट है, किसका? 2 और 3, कम से कम 2, ज़्यादा से ज़्यादा 3। म्यूचुअली परपेंडिकुलर, जो एक दूसरे के ऊपर क्या होने चाहिए, परपेंडिकुलर लाइंस होने चाहिए। सिर्फ परपेंडिकुलर होना काफ़ी नहीं है, इंटरसेक्टिंग एट ए पॉइंट, जो कि इंटरसेक्ट करें एक पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो ये जो क्या मजमुआ होगा, वो मजमुआ क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, अब देखो, ये जो हमने म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस का जो वर्ड यूज़ किया है, ये जो लाइंस है ना बेटा, ये लाइंस कहलाती हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहलाती हैं?
coordinate axes. These mutual perpendicular lines color lines meeting at a point intersects at a point are known as, क्या कहलाती हैं बेटा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस। अब ये जो लाइंस है ना, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन जो कि एक पॉइंट यहाँ पे आकर कट कर रही है, ये लाइन क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस कहलाती है। क्या कहलाती हैं बेटा? कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, अब ज़रा देखो, इन डिफरेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस का डिफरेंट नेम है बेटा। ठीक है, तो हम इसको रेस कर लेते हैं थोड़ा सा। अब इन डिफरेंट नेम्स हैं बेटा। ठीक है, वो नेम क्या है? जो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन है, जो एक वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, हम कन्वेंशन का नाम दे देते हैं, इसको हेडिंग लगा देते हैं कन्वेंशन। हमने इनका नाम लिखा हुआ है, नाम रखे हुए हैं कि एक वर्टिकल जो स्ट्रेट लाइन है ना बेटा, स्ट्रेट लाइन, उसको हमने क्या नाम दिया हुआ है? इज नॉन एज वाई एक्सिस। क्या नाम दिया हुआ बेटा? और जो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन जो है उसको हमने दिया हुआ है एक्स एक्सिस का नाम बेटा। बात समझ आ गई? अच्छा, और ये जो लाइन है इसको हम क्या कहेंगे? ये ऐसी लाइन है जो कि एक्स के भी परपेंडिकुलर है और वाई के भी परपेंडिकुलर है बेटा। बात समझ आ गई? ये तो वर्टिकल लाइन थी, ये हॉरिजॉन्टल लाइन थी। अब तीसरी कंडीशन तो हमारे पास कोई नहीं बची, वो या वर्टिकल लाइन होती है या हॉरिजॉन्टल होती है। अगर इनके परपेंडिकुलर कोई लाइन है तो वो ना वर्टिकल होगी ना ही हॉरिजॉन्टल होगी। हम ये कहेंगे ऐसी लाइन जो कि एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के दोनों के परपेंडिकुलर है, उस लाइन को हम क्या कहते हैं? जेड एक्सिस। क्या कहते हैं बेटा? द लाइन which is perpendicular to x axis and y axis। समझ आ गई? उस लाइन को हमने क्या नाम दिया बेटा? z एक्सिस। ठीक है बेटा, यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो ज़रा पूछ लो। अब देखो ज़रा कि जहाँ जिस पॉइंट के ऊपर ये तीनों लाइंस आगे कट करती, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को ना हम नाम देते हैं ओरिजिन का। क्या नाम देते हैं बेटा? और इसको ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे हम एक और डेफिनेशन करेंगे कि द पॉइंट एट विच द कोऑर्डिनेट एक्सिस, ये लाइंस क्या कहलाती हैं? कोऑर्डिनेट एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन। क्या कहते हैं बेटा? ओरिजिन। द पॉइंट at which coordinate axes intersect each other such that point is known as origin। क्या कहलाता है? ओरिजिन। बात समझ आ गई? तो ऐसा पॉइंट जिसके ऊपर आके ये कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हैं एक दूसरे को आके कट करती हैं, इंटरसेक्ट करती हैं, उस पॉइंट का क्या नाम रखते हैं आपने? ओरिजिन। ओरिजिन के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं बेटा? 0 0। अगर 3 डायमेंशनल है तो फिर क्या होगा बेटा? 0 इधर एक्स की वैल्यू भी 0, वाई की वैल्यू भी 0 और जेड की वैल्यू भी 0। बेटा बात समझ आ गई?
कोई बात यहाँ तक समझ ना आए ज़रा पूछ लो। अब हम देखते हैं ये प्लेन, इसके आगे जो टर्म्स हमें यूज़ करनी है प्लेन की बात करते हैं। प्लेन क्या होता है, तो प्लेन को ज़रा देखते हैं। प्लेन अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस यहाँ पे ड्रॉ कर दूँ तो हमारे लिए और ज़्यादा आसान हो जाएगा काम। ये मैंने दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ की हैं, ये वाई एक्सिस है, ये वाई प्राइम है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स प्राइम है। अब इन दो लाइंस के दरमियान जो ये रीजन है, ये वाला जो रीजन है, इसको कहते हैं प्लेन। क्या कहते हैं? प्लेन। ठीक है बेटा, तो ये जो रीजन बिटवीन द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है ये क्या कहलाता है? प्लेन। क्या कहलाता है? प्लेन। डिफरेंट प्लेन्स हैं तो इनके डिफरेंट नाम हैं बेटा, वो हम देखते हैं कैसे नाम रखे जाएंगे इसके। अगर हम इसकी डेफिनेशन करें, द रीजन बिटवीन टू कोऑर्डिनेट एक्सिस इज कॉल्ड प्लेन। क्या कहलाता है? प्लेन। अब ज़रा देखो कि ये जो लाइन है ये कौन सी लाइन है? y, और ये कौन सी लाइन है? x एक्सिस है। तो हम इस प्लेन का क्या नाम रख देंगे? ये प्लेन जो है ये क्या है? एक्स वाई प्लेन। ठीक है। अगर हम इस प्लेन की बात करें, हाँ, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू नेगेटिव है, मैंने पहले बताया था इधर x की वैल्यू पॉजिटिव होगी और इधर x की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव और नीचे y की वैल्यू नेगेटिव। तो ये बन जाए, ये प्लेन क्या बन जाएगा? x प्राइम y प्लेन। ठीक है। ये प्लेन क्या बन जाएगा? x प्राइम y प्राइम प्लेन। और ये प्लेन क्या बन जाएगा? x y प्राइम प्लेन। ठीक है। तो इस तरह से हमने कितने प्लेन बना लिए हैं? 4। इस तरह से अगर हम बात करें, ये जो प्लेन जो होता है ना हमेशा 2 डायमेंशनल होता है। क्या होता है बेटा? एक सरफेस होती है। क्या होती है? एक सरफेस होती है। जिस तरह के ये एक सरफेस है, क्या है? सरफेस है। तो सरफेस हमेशा क्या होती है बेटा? 2 डायमेंशनल होती है और 3 डायमेंशनल सरफेस नहीं होती बेटा। ठीक। अगर अब हम बात करते हैं, ये प्लेन पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ते हैं 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या पढ़ते हैं? प्लेन हमेशा 2 डायमेंशनल, या हम कहते हैं 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम पढ़ लेते हैं। क्या पढ़ लेते हैं बेटा? पढ़ने की ज़रूरत हाँ चलो पेश आती है। 2 डायमेंशनल, 2D कह दिया मैंने इसको, रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है। 2 डायमेंशनल रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब 2 डायमेंशनल का मतलब है 2 लाइंस कट करेंगे। क्या करेंगी? 2 लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। ये कौन सा एक्सिस y, ये कौन सा एक्सिस x, ये x प्राइम और ये y प्राइम। ठीक है। लेट्स सपोज कि हमारे पास इस प्लेन के अंदर एक पॉइंट है ये, और ये पॉइंट है P। ठीक है। और इसके जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो A हैं और B हैं। ठीक है। A कोऑर्डिनेट्स का मतलब है, A का मतलब है कि x डायरेक्शन, x की डायरेक्शन में आपने A यूनिट डिस्टेंस कवर करना है। क्या करना है? A यूनिट डिस्टेंस कवर करना है। और y के डायरेक्शन में आपने B यूनिट डिस्टेंस कवर करना है। बेटा बात समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो 2 डायमेंशनल प्लेन में, तो अब क्योंकि यहाँ पे 2 लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं दूसरे को, परपेंडिकुलर लाइंस, तो इसलिए हम क्या कहेंगे? 2 डायमेंशनल प्लेन। क्या कहेंगे बेटा? 2 डायमेंशनल प्लेन। अब ओरिजिन क्या है हमारे पास? ये O है। ठीक है। अब अगर हम गौर करें, अगर हम इसका पोजीशन वेक्टर ड्रा करें, इसकी पोजीशन को डिफाइन करें इस पॉइंट की, तो वो क्या होगी? ओरिजिन से इतना फासला कवर करें इस डायरेक्शन में। ठीक है। तो हम इस पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएंगे। ठीक है। इसकी कोई ना कोई डायरेक्शन भी होगी, एंगल थीटा, जो कि डिफाइन करेगा इसकी डायरेक्शन को। बात समझ आ गई? अगर ये पॉइंट इधर होता इस जगह पे तो इसका एंगल कुछ और होता, अगर ये पॉइंट यहाँ पे होता तो इसका एंगल कुछ और होता। बेटा बात समझ आ गई? तो पोजीशन के चेंज होने से एंगल चेंज हो जाता है बेटा, डिस्टेंस के चेंज होने से भी पोजीशन चेंज हो जाती है। समझ आ गई? तो अब ज़रा देखो इस P और A का मतलब क्या है। जो पहली वैल्यू होती है वो क्या होती है बेटा? x, और दूसरी वैल्यू y की होती है। बेटा बात समझ आ गई? अब देखो आपको ये करना पड़ेगा, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको बेटा पहले x एक्सिस के अलॉन्ग, x की डायरेक्शन में आपको A डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बात समझ आ गई?
जब ए डिस्टेंस आप कवर कर लेंगे, आपने ये वाला काम पूरा कर लिया, ठीक है बेटा। अब आप y की डायरेक्शन में आपको क्या डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा, b, तो यानी कि कुछ इस तरह से। बेटा बात समझ आ गई, b। अब देखो कि इस p पॉइंट तक पहुंचने के लिए आपको कितने तरह के डिस्टेंस कवर करने पड़े, कितनी डायरेक्शन में डिस्टेंस कवर करने पड़े, बताओ ज़रा। 2 डायरेक्शंस में, एक ये और एक ये, आप उस रिक्वायर्ड पॉइंट तक पहुंच गए बेटा। तो ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये कितने डायमेंशनल सिस्टम है बेटा, 2 डायमेंशनल सिस्टम। कितने डायमेंशनल सिस्टम है, 2 डायमेंशनल सिस्टम है, जिसमें दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं। क्या करती हैं बेटा, हाँ, 2 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट्स। बात समझ आ गई। अब देखो इसकी, अब ये एक वेक्टर ड्रॉ किया है, इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे देंगे, आर का नाम दे दिया हमने। ये वेक्टर जो है इस पी पॉइंट की पोजीशन को डिफाइन करे। क्या कर रहा है बेटा, तो इस वेक्टर को हम क्या कहेंगे, पोजीशन वेक्टर। क्या कहेंगे बेटा, पोजीशन वेक्टर। बेटा बात समझ आ गई। तो इस पोजीशन वेक्टर के कितने कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा, 2, क्योंकि ये 2 डायमेंशनल प्लेन के अंदर है बेटा, समझ आई। और इस वेक्टर की डायरेक्शन को डिफाइन करने के लिए कितने एंगल हमें रिक्वायर्ड है, एक एंगल रिक्वायर्ड है। कितने एंगल रिक्वायर्ड है बेटा, थीटा। थीटा इज द ओनली एंगल, ठीक है, विच स्पेसिफाइज द डायरेक्शन ऑफ द गिवन वेक्टर। बेटा बात समझ आ गई। अब यहाँ पे नोट लिख लेंगे कि 2 डायमेंशनल एंगल के अंदर, 2 डायमेंशनल प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम के अंदर हमें वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए सिर्फ एक एंगल रिक्वायर्ड होता है। कितने एंगल रिक्वायर्ड होते हैं बेटा, एक एंगल रिक्वायर्ड होता है। बेटा बात समझ आ गई। ओनली वन एंगल is required to describe the direction of given vector in 2D सिस्टम, 2D रेक्टेंगुलर सिस्टम। बेटा बात समझ आ गई। तो यहाँ पे ये MCQ भी है कि ओनली वन एंगल इज़ रिक्वायर्ड, कब, जब 2 डायमेंशनल सिस्टम होगा। बेटा बात समझ आई। तो अब ज़रा देखो, अगर हम क्या करें, 3 डायमेंशनल स्पेस होगा हमारे पास, कोऑर्डिनेट सिस्टम, ठीक है बेटा। अब ज़रा देखो, ये मैं अब एक्सिस ड्रॉ बना रहा हूँ अपने हाथ से बेटा। ये 3 एक्सिस हैं बेटा। ये y एक्सिस है, इसको हम x एक्सिस कंसिडर कर लेते हैं, और ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस, ठीक है बेटा। अब ये जो एक सरफेस बनी है, ये एक प्लेन है, ये एक जो सरफेस बनी है, ये एक प्लेन है, ये जो एक सरफेस बनी है, ये क्या है बेटा, एक प्लेन है। लेकिन इन 3 वेक्टर्स के दरमियान में जो ये जो जगह है, इन 3 जो कोऑर्डिनेट एक्सिस है, इनके दरमियान की जो जगह है वो क्या कहलाती है, स्पेस। वो क्या कहलाती है बेटा, स्पेस जो होती है वो 3 डायमेंशन होती है। क्या होता है बेटा, 3 डायमेंशन। बेटा बात समझ आ गई। देखो ज़रा कि अगर ये डिस्टेंस, ये वाली जगह देखें 2 लाइन्स के दरमियान में, ये क्या कहलाती है, प्लेन। ये देखें तो ये क्या कहलाएगा, प्लेन। ये देखें तो ये क्या कहलाएगा, प्लेन। लेकिन इनके तीनों लाइन्स के दरमियान वाला जो ये रीजन है, ये जो जिसमें मेरी फिंगर टिप है, ये क्या कहलाती है बेटा, स्पेस। क्या कहलाती है, स्पेस। स्पेस क्या होती है बेटा, 3 डायमेंशन। क्या होती है बेटा, 3 डायमेंशन होती है बेटा, ठीक। 3 डायमेंशन को अंडरलाइन करके कर लें, स्पेस। बेटा बात समझ आ गई। अब ज़रा देखो कि स्पेस के लिए हमें 3 कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे। कितने कोऑर्डिनेट्स रिक्वायर्ड होंगे, 3। बेटा बात समझ आई। तो अब मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, ज़रा देखिएगा। ये समझ आ गई। तो ये y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये z एक्सिस, ठीक है। और ये पॉइंट कौन सा पॉइंट है, ओरिजिन। अब ज़रा देखो कि एक वेक्टर हम ड्रॉ करते हैं स्पेस के अंदर। ये
जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं बेटा पॉइंट पी के ए बी एंड सी। बेटा बात समझ आ गई। और ये जो वेक्टर ड्रॉ किया ये आर वेक्टर है बेटा, बात समझ आई। अब जो ये आर वेक्टर है, पहले तो हम 3 डायमेंशनल स्पेस की बात करते हैं कि इसका क्या होता है। इसमें 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होते हैं। कितनी म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं बेटा? और 2 डायमेंशन में कितनी परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं? 2। बेटा बात समझ आ गई। तो ये डिफरेंस भी है इन दोनों के दरमियान। अब इसके लिए जो हमें पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स चाहिए वो भी कितने चाहिए होंगे? 3, ए बी सी, ठीक है बेटा, एक्स की पोजीशन, वाई की पोजीशन और जेड की पोजीशन, ठीक है। अब इसको रिप्रेजेंट करने के लिए अब यहाँ पे कितनी लाइंस इंटरसेक्ट कर रही थी? 2। तो एंगल कितना चाहिए था हमें? 1। इधर इन लाइंस कितने इंटरसेक्ट कर रही हैं? 3। एंगल कितने चाहिए होंगे? 3 चाहिए होंगे। कितने चाहिए होंगे बेटा? 3। आप ज़रा देखिए कौन कौन से एंगल। एक्स एक्सिस से जो एंगल बनेगा वेक्टर तक का वो कहलाएगा अल्फ़ा। क्या कहलाएगा बेटा? और अब फिर हम देखेंगे वाई एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है इस वेक्टर का, वो होगा बीटा। बेटा बात समझ आ गई। फिर हम देखेंगे जेड एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बन रहा है, वो होगा बेटा गैमा। बेटा बात समझ आ गई। अब ज़रा देखना कि मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ कि कैसे ये होता है। इस तरह से है ना। अब ये एक वेक्टर है, ये एक वेक्टर है इस तरह से, ठीक है। ये क्या है? वेक्टर है बेटा हमारे पास स्पेस के अंदर, ठीक। अब देखो इसको इसके एंगल को डिस्क्राइब करने कितने एंगल चाहिए? एक ये वाला एंगल चाहिए, साथ में ये वाला एंगल चाहिए और ये वाला एंगल भी चाहिए बेटा। बात समझ आ गई। तो ये 3 एंगल्स चाहिए इसकी पोजीशन को डिस्क्राइब करने के, डायरेक्शन को डिस्क्राइब करने के लिए। बेटा बात समझ आई। तो यहाँ तक कोई बात समझ ना आई हो ज़रा पूछ लो। यही 3 एंगल मैंने यहाँ ड्रॉ किए हैं। एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है वो अल्फ़ा, वाई एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो बीटा, और जेड एक्सिस के साथ जो एंगल बनेगा वो क्या बनेगा? गैमा, ठीक है बेटा। तो इसके लिए जो एंगल्स की रिक्वायर्ड होंगे, एंगल की तादाद जो रिक्वायर्ड होगी वो कितनी होगी बेटा? 3। और ये कितनी लाइन इंटरसेक्ट करेंगी? 3 लाइन्स। 3 म्यूचुअल परपेंडिकुलर लाइन्स इंटरसेक्ट ईच अदर। बेटा बात समझ आ गई। इसके लिए भी नोट करें, नोट लिखेंगे हम। क्या नोट लिखेंगे? कि भाई इसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें कितने एंगल चाहिए? 3 एंगल्स रिक्वायर्ड हैं बेटा। 3 एंगल्स आर रिक्वायर्ड to describe the direction of given vectors in 3-dimensional space, in 3-dimensional space। बेटा बात समझ आ गई। If you have any question about this topic, you can ask freely in the comment section. Thank you.